एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपका जो सीबीटी शुरू हो रहा है 28 तारीख आज से, तो यह जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी से मिलने वाला है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और यह आपका सभी ट्रेडों के लिए, जो 2 ईयर का ट्रेड होता है, सबके लिए यह कॉमन होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो फिटर वाले भी इसको पढ़ें, इलेक्ट्रीशियन वाले भी पढ़ें, क्योंकि उनकी पेपर में आने वाला है। और जितने भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है और सब सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज आपको पढ़ाएंगे हम फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। अब इस घर्षण का, फ्रिक्शन में आपका फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जो आपके घर्षण के नियम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो आपका कोण होता है, कैसे किस एंगल पे आपका वर्क करता है, सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ठीक, तो आज हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे आपका जो पेपर होने जा रहा है सीबीटी आपके आईटीआई का, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो चलिए, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण। तो देखिए, घर्षण क्या होता है, इंट्रोडक्शन में है, इस पर थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में बता रहे हैं, उसके बाद की हिंदी हम आपको बताते हैं। व्हेन ऑन ए सॉलिड सरफेस another solid is rubbed, a force is created between two solids which act in the opposite direction of the force tries to obstruct the motion of the object. This force is called frictional force. This phenomena is called friction. जैसे आपकी एक सॉलिड सरफेस है, जब सपोज दैट कि दो आपके ऑब्जेक्ट जब एक सरफेस पर, उन दोनों के बीच में जब विपरीत बल लगता है, जैसे कोई आपके फॉरवर्ड मूव कर रही है, कोई रिवर्स मूव कर रही है, तो उन दोनों के बीच एक फोर्स वर्क करता है, जो कि अपोजिट वर्क करता है, विपरीत वर्क करता है, जिसके कारण जो आपका फोर्स जनरेट होता है, वही आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और यह पूरी की पूरी घटना को कहते हैं हम, इस पूरी फिनोमेना को बोलेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होता है घर्षण बल होता है। यह घर्षण बल आपके जो है फ़ायदा भी करता है। अगर हम चल रहे हैं, पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा तो हम मूव नहीं कर पाए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं। तो सब कुछ हमें एडवांटेज जो मिलता है वो फ्रिक्शन के कारण मिलता है। जैसे हमारी साइकिल पर, रोड पर हम साइकिल चला रहे हैं, अगर फ्रिक्शन बल 0 हो जाएगा तो रोड पर साइकिल हम चला नहीं सकते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स का हमें फ़ायदा भी है और कहीं कहीं हमारा इसका लॉस भी है। जैसे अगर आपके मशीनों में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो वहाँ पे आपको लॉस मिलेगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपका फ्रिक्शन वर्क करता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वह क्या होता है। जैसे यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये आपका सरफेस है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको ये आगे या पीछे लेके जाते हैं तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स काम करेगा। वह फोर्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है, विपरीत। जैसे अगर हम इसको इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं तो हमारा सरफेस जो है इसके विपरीत काम करेगा, मतलब इसको आगे जाने से रोकेगा। ठीक, चलिए, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन स्थिर घर्षण, और एक होता है गति। जैसे देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, स्थिर घर्षण बोलते हैं, और डायनेमिक फ्रिक्शन को बोलेंगे गतिज घर्षण। ठीक, तो गतिज घर्षण और आपके स्टैटिक फ्रिक्शन
और डायनेमिक फ्रिक्शन होते हैं। तो हम पहला आपको बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थिर घर्षण क्या होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है और उस समय ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन मतलब स्थिर कंडीशन में है, तो वह आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये आपका मान सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस, तो इन दोनों के बीच में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये आपकी वस्तु स्थिर है। ठीक, स्थिर वस्तु के बीच अगर सरफेस और स्थिर वस्तु के बीच अगर कोई घर्षण बल कार्य करता है तो रेस्ट फॉर्म की कंडीशन में उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्जाम्पल, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन ऑन ए स्लोप सरफेस। ठीक, स्लोप सरफेस में आपके जो फ्रिक्शन वर्क करता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। उसके बाद इसमें है इसका जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स F इज टू इक्वल अप्लाइड पुलिंग फोर्स P, देन फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है मतलब कि घर्षण बल और घर्षण बल अप्लाइड पुलिंग फोर्स और जो आपकी वस्तु को खींच रहा है। ठीक, जब आपकी घर्षण बल का मान और जो जिस बल से हम उस वस्तु को खींच रहे हैं पुलिंग फोर्स, दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है, ठीक, तो वही हमारा क्या कहलाता है? F बराबर P, वही हमारा कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब कि वस्तु पर जितना बल लगाकर हम उसको खींच रहे हैं और वस्तु पर सतह द्वारा जितना घर्षण बल लगाया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों की वैल्यू अगर बराबर होती है तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, या बराबर P। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है डायनेमिक फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं गतिज घर्षण। इस डायनेमिक फ्रिक्शन को गतिज घर्षण, ठीक, अब गतिज घर्षण का क्या मतलब होता है? गतिज घर्षण में इसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी वह आपकी मोशन में होगी, मतलब गति करेगी। इसमें देखिए, इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यह जो आपका घर्षण होता है दो वस्तुओं के बीच लगता है। व्हेन आर इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है इसमें आपके ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन, गति की कंडीशन में होते हैं। तो जब गति की कंडीशन में अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है तो वह डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। अगर आपके स्थिर कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है तो वह स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन it is the friction experienced by an object when it slides over another object. Sliding friction always less than limiting friction. ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ऑलवेज, इसका मान लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान होता है वह हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो स्लाइडिंग, यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान होता है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द फ्रिक्शन दैट अकर व्हेन ए सर्कल ऑब्जेक्ट सच एज ए बॉल रोल्स ऑन ए फ्लैट सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब से अगर आपका बॉल है, सरफेस पे आपका बॉल मूव कर रहा है, ठीक,
या रोलर आपका मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच, सरफेस और बॉल के बीच जो बल आपका लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। जैसे ठीक कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट, अगर कोई सर्कुलर मतलब कि वृत्तिगत कर रहा है तो आपका हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, और रोलिंग फ्रिक्शन का मान हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो कोई आपके सर्कुलर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर वह गति कर रही है, जैसे गेंद आप फेंक रहे हैं, सरफेस पे, आप सतह पे चल रही है गेंद, तो गेंद और सरफेस के बीच जो आपका फोर्स काम करेगा वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मान हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, या रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो जब आपकी कोई सर्कुलर फॉर्म की वस्तु सरफेस पर आपकी मूव कर रही है तो उसके बीच कौन सा लगेगा, आपका रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन आर फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन आर वेट। ठीक, कोफिशिएंट एक फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मूला भी बहुत पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आर फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन आर वेट। ठीक, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू, ठीक जी, आप एफ अपॉन डब्लू या एफ अपॉन आर। ठीक, और ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन आर वेट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट जस्ट अबाउट मूव एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स आर डब्ल्यू आर पी एंड एफ द फोर्स। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू, tan थीटा इक्वल टू म्यू। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन वेट का अगर रेशियो हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा का, और tan थीटा बराबर आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे एंगल है, ये देखिए आपकी ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है ये नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, यह फोर्स इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ खींच रहा है, और यह आपके इसके अपोजिट वर्क कर रहा है, ये आगे इसको लेकर जाना चाहता है और ये इसको इसके विपरीत इसको रोक रहा है। एंड जो आपका नॉर्मल रिएक्शन आर वेट का वर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। आर जो है डब्लू के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। और जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके म्यू से डिनोट किया जा रहा है, इसकी जो वैल्यू है tan थीटा बराबर म्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है, tan थीटा बराबर एफ अपॉन डब्लू या tan थीटा बराबर म्यू। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड टू मूव। देखिए, जब फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड टू मूव, अब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से, पुलिंग फोर्स से उसको हम मूव करवा रहे हैं, तो उस पर हमारा एक फोर्स वर्क करता है जो उसको विपरीत वर्क करता है। तो उसका क्या क्या कारण होता है। ठीक, अगर क्या क्या ना हो तो उसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स वर्क ना करे, और किस पे डिपेंड करता है, जो फ्रिक्शन बल हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड डब्लू। ठीक, द नॉर्मल रिएक्शन विच रिएक्ट अपवर्ड, या आपका वेट नीचे की वर्क करता है और आपका नॉर्मल रिएक्शन वो है ऊपर की तरफ वर्क करता है। अप्लाइड पुलिंग फोर्स, इस एफ बल से हम इसको खींच रहे हैं, और
एफ द फ्रिक्शनल फोर्स या पी इसको क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसकी विपरीत डायरेक्शन। व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, डब्ल्यू बराबर आर या एफ बराबर पी, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा, देखिए व्हेन द पुलिंग फोर्स इज इंक्रीज द बॉडी स्टार्ट टू मूव। अगर ये डब्ल्यू बराबर एफ बराबर पी हो जाएगा तो ये आपका मूव रेस्ट कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक। और अगर हम पुलिंग फोर्स इसको हम बढ़ा देते हैं एफ ग्रेटर देन पी, ठीक, तो हमारी बॉडी मूव कर जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क क्या होता है, थोड़ा सा वर्क बताते हैं आपको। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंडक्टिंग सरफेस। जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह हमारे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे इस फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, इसके विपरीत वर्क करता है। यहाँ पे एफ बल से खींच रहे हैं, तो जब एफ बल से हम खींचेंगे इसको तो या पी बल से या इसको ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ, इसको हम एफ बल से आगे खींच रहे हैं तो हम आगे इसको जब खींचेंगे तो यह आपके इसको पी बल से पीछे खींचेगा, ठीक। तो इस यहाँ पे पहला है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंडक्टिंग सरफेस। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे वस्तु आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके पीछे ले जाने के लिए प्रयास करता है। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग सरफेस। अब कंडक्टिंग सरफेस कांटेक्टिंग सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह डिपेंड करता है नेचर पे। जैसे आपका जो कांटेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक। उस खुरदरा है कि स्मूथ है, चिकना होगा तो आपके घर्षण बल कम होगा, स्मूथ होगा तो, अगर आपके रफ होगा, खुरदरा होगा तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा। इसके बाद नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर एरिया एंड शेप ऑफ। सबसे महत्वपूर्ण है फ्रिक्शनल फोर्स जो है एरिया एंड शेप। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कांटेक्टिंग सरफेस। कांटेक्टिंग सरफेस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब निर्भर नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन, इसको यहाँ पे यह फोर्स लग रहा है और एफ इसको पीछे की तरफ, आगे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, ठीक। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, पहले ही बताया हूँ। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव बट एट इक्विलिब्रियम। इट रिप्रेजेंट ए म्यू, ठीक। देखिए यहाँ पे आपके है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फिगर, इस फिगर में है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। मोशन अप द प्लेन, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है। मोशन ऑफ द बॉडी, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ इसको खींचा जा रहा है, ठीक। लेकिन इस पे एफ बल इसके पीछे इसको ले जाने के लिए वर्क कर रहा है। इसको एफ बल पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ। तो ये बॉडी, मोशन ऑफ दी बॉडी, ये बॉडी जो है आगे की तरफ जो वर्क कर रही है, जाने का प्रयास कर रही है, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे P बराबर जो होता है हमारा F प्लस
डब्लू साइन थीटा, आर बराबर डब्लू कास थीटा। तो टोटल हमारा पी बराबर हो जाएगा यू आर प्लस डब्लू साइन थीटा बराबर डब्लू, यू कॉमन लेंगे, डब्लू कास थीटा प्लस डब्लू साइन थीटा, पी बराबर डब्लू इंटू टेन फाई इंटू कास थीटा प्लस डब्लू कास थीटा, डब्लू इंटू साइन फाई अपान कास फाई इंटू कास थीटा प्लस डब्लू कास थीटा, डब्लू इंटू साइन फाई प्लस कास थीटा प्लस डब्लू कास फाई इंटू कास थीटा अपन कास फाई। तो डब्लू साइन थीटा प्लस फाई अपन कास फाई। सिमिलरली व्हेन द बॉडी इज अबाउट स्लाइड डाउन द प्लेन, अपराइट फोर्स P मस्ट बी इक्वल, P W इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई अपन की। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका टू कीप द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव प्लेन बाय द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स P इक्वल टू डब्लू साइन थीटा प्लस फाई अपान कास फाई। एंड देखिए अब थीटा आपका है फाई। ठीक, इसके बाद प्लेन विल बी P इक्वल टू फोर्स जो वर्क करेगा प्लेन पे डब्लू साइन थीटा प्लस फाई अंडर ऑल सर्कमटेंस P डब्लू साइन थीटा प्लस फाई अपन कास फाई लेस देन P लेस देन ए इक्वल टू डब्लू साइन थीटा फाई अपन कास फाई। फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? हेल्प अस वॉक विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन की वजह से हम बिना फिसलन के हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। यूज टू स्टॉप व्हीकल व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। फ्रिक्शन के कारण ही हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी जो है व्हीकल जो हम गाड़ियाँ वगैरह हैं से ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हमारी, जैसे अगर आपकी बाइक चला रहे हैं तो ब्रेक लगाते बाइक रुकती है तो फ्रिक्शन के कारण रुकती है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो रुकेगी ही नहीं, तो फ्रिक्शन का ही वर्क होता है। मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रिवॉल्विंग व्हील्स विथ टायर एंड रोड। टायर और रोड, जैसे दो आपकी गाड़ी चल रही है तो टायर और रोड के बीच भी फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ियाँ हम आपकी चल रही हैं। रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है वो फ्रिक्शन के ही कारण चल रही है, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो गाड़ी आपकी चल ही नहीं पाएगी। पावर ट्रांसफर यूजिंग गियर ड्राइव टू बेल्ट। आपके देखते होंगे पावर ट्रांसमिशन हम करते हैं गियर से करते हैं, बेल्ट पुली से करते हैं, तो फ्रिक्शन के ही कारण कर पाते हैं। हम मोटर से पुली पे पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फ्रिक्शन बल के ही कारण हम ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो उसमें बेल्ट लगा के हम या गियर से या पुली से हम ट्रांसफ़र करते हैं पावर को, तो हम हमेशा फ्रिक्शन के ही कारण कर पा रहे हैं पावर को ट्रांसफ़र। यूजिंग फ्रिक्शन वी कैन sharp any object also to hold it. Nails and screw are held in wood by friction. Heat produced when two rough surface are rubbed against each other. मतलब दो सरफेस को एक दूसरे से अगर रगड़ेंगे तो आपका हीट सरफेस जनरेट होता है फ्रिक्शन के कारण ही। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब मशीन का अगर फ्रिक्शन होगा तो मशीन में आपके बियर एंड टीयर मतलब टूट फूट की ज़्यादा चांसेस होते हैं। टूट फूट का कारण जो होता है वो आपके घर्षण के कारण होता है। ठीक, टू प्रोड्यूस हीट एंड में कास्टिंग मेल्टिंग ऑफ मशीन पार्ट, जैसे फ्रिक्शन के कारण आपकी हीट प्रोड्यूस होता है और मशीन का कुछ पार्ट मेल्ट भी कर जाता है। ठीक, इसलिए नेसेसरी है कि हमें क्या करना चाहिए, कूलिंग प्रदान करना चाहिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, और देखिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए है कि बाय यूजिंग सूटेबल लुब्रिकेंट आयर ग्रीस यूज करके हम मूविंग पार्ट में लगाते हैं तो हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। पॉलिशिंग दी सरफेस स्मूथ, अगर हम सरफेस को चिकना रखते हैं तो भी हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग का प्रयोग करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यूज व्हील्स, हम
पहिए का भी प्रयोग करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम आपको इसका उपाय भी बता रहे हैं कि ILR ग्रीस का यूज करके, रोलर या बॉल बेरिंग का यूज करके, या इस चिकनी सतह होगी तो आपका फ्रिक्शन कम होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट आपका लेके आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का अगला जो टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए और याद